लेना, ठीक है। यहाँ पर है कौन सा अधिनियम विकलांगों से संबंधित है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, आरसीआई एक्ट, आरपीडब्ल्यू अधिनियम या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही अधिनियम विकलांगों से संबंधित है, दिव्यांगों से संबंधित है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि NIEPMD संबंधित है, किससे संबंधित है NIEMPMD? तो ये हमारा संबंधित है एकाधिक अक्षमताएं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इसकी मुझे फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करेंगे NIEPMD, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है CWESN का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो ये फुल फॉर्म्स है इनको आप लोग इंग्लिश में याद करेंगे, वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। हिंदी में आप इसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है बेंचमार्क विकलांगता का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो बेंचमार्क विकलांगता का प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। और यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पे लिखा है बेंचमार्क विकलांगता, तो बेंचमार्क कोई विकलांगता नहीं होती। विकलांगता को निर्धारित करने वाला एक मार्क है, जैसे हमारा हॉलमार्क होता है ऐसे ही बेंचमार्क होता है विकलांगता को मापने के लिए, ठीक है। तो जो 40% या फिर 40% से ज्यादा होती है उसको हम बेंचमार्क विकलांगता बोलते हैं। और कभी भी आप देखना जैसे पेंशन वगैरह जब बनती है दिव्यांगों की, तो उनसे बेंचमार्क विकलांगता सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि क्या आपकी जो बेंचमार्क विकलांगता है क्या वो 40% या 40% से ज्यादा है। तो ये कोई विकलांगता नहीं है, विकलांगता को मेजर करने का एक क्राइटेरिया है जो कि 40% है, ठीक है। और अभी बिना माइक के रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो, बैटरी बिल्कुल जा चुकी है और पॉज कर करके इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अभी इसको चार्जिंग पे लगा दिया है, बस 5-10 मिनट की और वीडियो बनेगी, तो इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो बेंचमार्क विकलांगता समझ आ गया, होप आपका डाउट क्लियर हो गया। तो ये किसी भी तरीके की विकलांगता नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि बेंचमार्क क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंचमार्क विकलांगता है क्या, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RPWD अधिनियम के अंतर्गत कितनी विकलांगताएं शामिल है। RPWD इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, और फुल फॉर्म में बार बार हर वीडियो में बोल रही हूँ कि फुल फॉर्म आप लोग बिल्कुल रट लीजिए कुछ फुल फॉर्म। अभी आपको एग्ज़ाम जब भी आपका होगा 3 से 4 दिन पहले मैं आपको सारी जो भी फुल फॉर्म्स है मैं उसको अलग से नोट डाउन कर रही हूँ, तो वो मैं आपको सारी करवा दूंगी ताकि आप उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप लोग उसको करेक्ट आंसर कर पाएँ, क्योंकि आपका वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। MP भोज वालों की नेगेटिव मार्किंग है, स्पेशल BEd जो उत्तराखंड से करेंगे उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये उत्तराखंड का पेपर है, बट मैं जो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, ये मैं MP वालों के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो RPWD जो है अधिनियम एक्ट है, उसके अंदर हमारे जो टोटल विकलांगताएं शामिल की गई हैं वो की गई है हमारी 21, ठीक है। RCI है, RCI क्या है तो आपको ये बताना है। तो ये है विशेष शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देने वाला। जैसे आपका NCTE होता है ना, जैसे मैं प्राइमरी टीचर हूँ, तो मेरा जो इंस्टीट्यूशन था जहाँ से मैंने डाइट की थी, तो उस डाइट को कहीं से मान्यता प्राप्त है, और जहाँ से मान्यता प्राप्त है उसको बोलते हैं NCTE। तो ऐसे ही जहाँ से आप विशेष शिक्षा एक स्पेशल टीचर बनने के लिए जहाँ से आप कोर्स करते हो, तो उसके जो मतलब जो आपका जो कॉलेज है उसको जो मान्यता मिलती है वो मिलती है RCI से, ठीक है। तो यहाँ डाउट क्लियर हो गया। तो विशेष शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देने वाला जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको हम RCI बोलते हैं। RCI की फुल फॉर्म एक बार मुझे कमेंट कर दो, और आज वीडियो में मुझे कमेंट दिखने चाहिए तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग सच में यार कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ रिप्लाई किया करो, ठीक है। अपना भी दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ, सर्च करो क्या है क्या नहीं, क्योंकि जब हम खुद से करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। नेत्रहीनों के लिए प्रथम विद्यालय की शुरुआत हुई थी, कहाँ हुई थी, अमृतसर में। 58 है हमारा SSA किसके अंतर्गत आता है। SSA की फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, और इसमें अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं काफ़ी सारी टीचिंग को छोड़कर। अगर किसी को करनी है तो आप लोग SSA की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें
पियोन है और स्वीपर है और स्टोर कीपर है, जो ये डाटा एंट्री वगैरह होते हैं, आईटीज़ होते हैं, ठीक है, और मेंटेनेंस वगैरह है। तो काफ़ी सारी पोस्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में फिर काम करेंगे और ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एसएस से हमारा आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 59 है बौद्धिक अक्षमता है, ठीक है, जो हमारा बौद्धिक अक्षमता है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो क्या है? तो वो एक तंत्रिका संबंधी विकार है, दृष्टि संबंधी नहीं है, शारीरिक संबंधी भी नहीं है, बौद्धिक मानसिक मतलब बौद्धिक मतलब हाँ दिमाग से रिलेटेड है, तो तंत्रिका संबंधी वो हमारा डिसऑर्डर है। 60 है कौन सा विशेष शिक्षा का हिस्सा नहीं है? ब्रेल है, अभिविन्यास और गतिशीलता पढ़ना, बड़े प्रिंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विशेष शिक्षा का हिस्सा नहीं है। तो देखो विशेष शिक्षा, जब आप स्पेशल एजुकेशन देते हैं, ब्रेल यूज़ होता है, अभिविन्यास ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी होती है उसके अंदर, ठीक है, गतिशीलता होती है, ठीक है, बड़े प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चे देख नहीं सकते, आप बड़े बड़े प्रिंट्स उनको प्रोवाइड कराते हैं। जिनको कम दिखता है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको वो कैच कर पाए चीज़ों को, या जिसको नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। पढ़ना स्पेशल एजुकेशन, रीडिंग स्पेशल एजुकेशन का पार्ट नहीं हो सकती, ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएं तो इन तीनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पढ़ना ठीक है, पढ़ना होता है, बट पढ़ना ही अगर हम बच्चों को मतलब बिल्कुल उस पर फोकस कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। हाँ, ब्रेल यूज़ करते हैं हम, अभिविन्यास है, ठीक है, ओरिएंटेशन कराते हैं हम उनका, ठीक है, तो इस तरीके से बड़े प्रिंट्स होते हैं, बट पढ़ना नहीं आएगा इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है कौन सी योजना विकलांगता से संबंधित नहीं है? कौन सी योजना विकलांगता से संबंधित नहीं है? तो ब्रेल प्रेस योजना है, एडिप है, सिप्टा और एसबीए नहीं है, ठीक है। और इनकी फुल फॉर्म्स आप परेशान मत होइएगा, मैं वीडियो डालूंगी आगे 2-3 दिन में, तो काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। ओके, तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो इसमें एसबीए को आप लोग काउंट कर सकते हैं। बहु विकलांगता कौन सी है ये आपको बताना है। तो बधिर, नेत्रहीन, बौद्धिक विकलांगता, श्रवण हानि या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूछा बहु विकलांगता, बहुत सारी मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो बौद्धिक विकलांगता है तो सिर्फ आप बौद्धिक रूप से हो गए ना, श्रवण हानि है तो सिर्फ सुनने से रिलेटेड है, लेकिन बधिर और नेत्रहीन यानी बहरा भी और देख भी नहीं सकता, तो ये डबल हो गई, मल्टी हो गई है ना, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, दृष्टि हानि एक है, दृश्य हानि, ठीक है, जो हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट है वो क्या है? बौद्धिक विकलांगता तो है नहीं, न्यूरोलॉजिकल विकलांगता नहीं, न्यूरोलॉजिकल बेसिकली मुझे लगता है शायद ऑटिज्म में होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ऑटिज्म में होता है, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। तो संवेदी अक्षमता है, सेंसरी डिसेबिलिटी है, जो आपका विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, विजुअली इम्पेयरमेंट जो है आपकी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, सीखना सीधे किस पर निर्भर करता है? तो सीखना किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हटा दो। माता पिता का रवैया, सहकर्मी रवैया, देखो जब आप सीख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके इंटेलिजेंस पे उसका प्रभाव आपके इंटेलिजेंस पे निर्भर है। अब आपके दोस्त का क्या व्यवहार है, आपके माता पिता का व्यवहार है, उससे आप सीखने का क्या लेना देना है ना। तो सीखना सीधे किस पर निर्भर करता है? इंटेलिजेंस पे, हमारी बुद्धि के ऊपर कि हमारी बुद्धि कैसी है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 65 है ECC का अर्थ है, भाई फुल फॉर्म तो भर भर के पूछी जाती है स्पेशल बीएड में खासकर। तो ECC का फुल फॉर्म है हमारा बचपन की देखभाल। तो आप लोग फुल फॉर्म्स को इंग्लिश में याद कीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है IEDSS संबंधित है, IEDSS किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है एजुकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विकलांग शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 65 है समावेशी शिक्षा के लिए, विकलांगों के लिए, गैर विकलांगों के लिए, विकलांगों के साथ विकलांगों की शिक्षा, विशेष शिक्षा। तो 60 समावेशी शिक्षा, जैसे कि मैं अब बताती हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन भी बड़े अटपटे से दिए हुए हैं। समावेशी शिक्षा के लिए है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन इज मीन फॉर, विकलांगों के लिए शिक्षा नहीं जी, गैर विकलांगों के लिए शिक्षा नहीं जी,
विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, नहीं ये भी नहीं होगा। विकलांगों के साथ विकलांगों की शिक्षा, बड़े कंफ्यूजिंग वाले हैं ये तो। यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सी दिया हुआ है, बट ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हमारा समावेशी शिक्षा होता है उसमें जो हमारे हर तरीके का बच्चा होता है, तो विकलांगों के साथ विकलांगों की शिक्षा ये नहीं होगा, शायद विकलांगों के साथ सामान्य मतलब बच्चों की शिक्षा, इस तरीके से ऑप्शन होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की हम लोग सी ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सी ही सही है, बट वो शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, RPWD अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया गया था, तो ये कब किया गया था आपको बताना है। तो ये किया गया था हमारा 19 अप्रैल 2017 को। कब किया गया था हमारा ये? 19 अप्रैल 2017 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, सीखने की अक्षमता के अंतर्गत आता है। अगर बच्चा सीखने में लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको, तो वो किसके अंदर आएगा? MH, मेंटली रिटार्डेड, एनटी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे। RPWD मैं फुल फॉर्म आपसे पूछ ही रही हूँ बार बार, और PWD, ठीक है। तो किसके अंदर आएगा वो बच्चा? तो वो आपका बच्चा जो आएगा वो आएगा RPWD, ठीक है। इनकी जब आपको फुल फॉर्म्स पता चल जाएंगी तो आप लोग इजीली और अच्छे से फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। मैं जल्दी आई थिंक मुझे लगता है वीडियो लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे। ब्रेल में बिंदु होते हैं, और इससे पहले मैं कई बार ये क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। तो 6 होते हैं, तो इसको आप रट लो अच्छे से। 6 होते हैं, क्योंकि 6 और 8 में आपको कन्फ्यूजन होगी पेपर में जाके। जैसे जिसने ये पेपर किया हुआ है उसने भी 8 लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्र के संविधान में शामिल है। तो राष्ट्र के संविधान में नियम भी शामिल है, कानून भी शामिल है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के नागरिक प्रतिनिधियों को, क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने, एक सेकंड, चयन में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो भारत के नागरिक है वो प्रतिनिधियों को चयन में कैसी भूमिका निभाते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या विनम्र या कोई भी, तो वो प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं, ठीक है। हमारे बीच से ही चुन के जाता है हमारा प्रतिनिधि। सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में स्वतंत्र लोगों को क्या कहते हैं? जो सरकार का जो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे, वहाँ पे स्वतंत्र लोगों के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो हम उसको क्या बोलते हैं? संप्रभु। क्या बोलते हैं? सोवर्जन, संप्रभु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, 13 साल का बच्चा अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बाल श्रम। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन आपका स्वास्थ्य का अधिकार, जो हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट है। हमारा जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें 76 की, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य बढ़ावा देता है। तो राज्य, जब हम सेकुलर होते हैं तो हम लोग एकाधिक धर्म, एक से अधिक धर्मों को हम लोग आगे क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री आपको बताना है, तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 78 है, डैश वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो 6 से 14 वर्ष, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और छोड़ो के नारे का आविष्कार किया था? फूट डालो और छोड़ो, ये नारा कब दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा? तो ये दिया गया था कराची सत्र 1943 में। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना थी, कब हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना? 6 अगस्त 1952। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे भाई, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 82 है, एंग्लो रूसी कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत पहुंचा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो इंपॉर्टेंट बोल रहे हो ना उनको और अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे ही जाते हैं, कुछ तो बिल्कुल कॉमन है वो पूछे ही जाते हैं। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा 1928।
क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, 18वीं सदी के भारत में निम्नलिखित में से कौन कपड़ा उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो नहीं इन्होंने पूछा है, तो हमारा ढाका था, सूरत था, मदुरै था, लेकिन कालीकट हमारा नहीं था। कालीकट कहाँ पे है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता नगर निगम के मेयर कब बने? तो ये बने थे हमारे 1930 में, और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर भी सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। और सुभाष चंद्र बोस की मैंने अभी एक बुक पढ़ी है रिसेंटली, बहुत ही अच्छी बुक है, और लेकिन वो मैं लाइब्रेरी में रिटर्न करके आ गई, तो मैं उसका राइटर नहीं पता, वरना मैं आपको भी रिकमेंड करती। तो मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल, ऐसे उनकी मतलब उनके बारे में जान करके, अच्छा ऐसा हुआ था मतलब बहुत बढ़िया बुक थी। और एक होता है कि आप जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो, और एक जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो ना, तो आपकी जीके और अच्छी होती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, टाइम निकालिए और कुछ बुक्स आप ज़रूर पढ़िए। और अभी मैं जो बुक पढ़ रही हूँ अभी रिसेंट में, अभी करंट में, तो अभी मेरी एटॉमिक हैबिट्स अभी चल रही है। आई थिंक वो उसके शायद 60-70 पेज रहते हैं, कंप्लीट होने वाली है। तो ये बुक भी आप लोग पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है आप में से कईयों ने पढ़ भी रखी होगी वो बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है, गणित का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है गणित का जनक? माना जाता है कपिल देव को? नहीं, पाइथागोरस को। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे? मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉट कौन थे? तो ये थे हमारे आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। 89 है हमारा, गणित की कौन सी शाखा अज्ञात राशियों को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करती है? तो बीज गणित, ठीक है, जो हमारा अलजेब्रा होता है, मान लो x मान लो y, ठीक है, ऐसे इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे अलजेब्रा में होते हैं। निम्नलिखित में से किसने बीज गणित का आविष्कार किया था? तो ये किया था भास्कर जी ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, नॉट किसकी इकाई है? नॉट हमारी गति की इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है? तो कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 93 है, मानव शरीर में कौन सा अंग जल संतुलन के लिए जिम्मेदार है? तो गुर्दा इसका सही आंसर हो जाएगा। आसपास का शोर आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसी गली में रहती हूँ जहाँ पे शोर आई थिंक मुझे लगता है रात को, तो फिर वही है, रुक जग के मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। और अभी मैं सोच रही थी एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं सो जाती हूँ, बट ये आप हल्ला सुन सकते हो, ये देखो, ये बहुत चिल्लाते हैं लोग, मतलब गेट बंद है, अंदर का स्टिल आवाज़ आ रही होगी आपको। कोई नहीं, थोड़ा मैनेज आप कीजिए, थोड़ा मैनेज मैं कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जानवर अंडे नहीं देता है? तो अरे ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, बंदर अंडे थोड़ी देता है ना। ओके, 95 है, सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 96 है, और लास्ट के 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, और बोलते बोलते मेरी हालत ख़त्म हो चुकी है। मतलब मैं सोच रही हूँ अभी आने वाले टाइम में अगर मैं लाइव क्लास लूँ, मैराथन लूँ मैं लाइव, क्या ही हालत होगी, क्योंकि सच में यार बोला नहीं जाता कंटिन्यू। तो क्लास में भी ऐसे पढ़ाओ तो आई थिंक 15-20 मिनट बाद ऐसा पानी पीने की ज़रूरत पड़ जाए बस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की खोज एडवर्ड मेलनबी ने की थी? तो ये आपको बताना है, तो विटामिन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 है, इनके आंसर्स टिक हुए हैं, मिट नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों मिट गए। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के गुणों को निर्धारित करने में मदद करता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका जीन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है, ग्लूकोज में कितने प्रकार के तत्व होते हैं? तो कितने प्रकार के तत्व होते हैं यहाँ पे हमारे? 3। ध्वनि मापी जाती है, तो ध्वनि हमारे डेसिबल में मापी जाती है। लास्ट वन इज डैश, सोने का प्रतीक है। तो क्या सोने का प्रतीक है हमारा? हमारा सोने का प्रतीक है AU। क्या है? AU हमारा क्या हो जाएगा? सोने का प्रतीक। और ये आपके 100 क्वेश्चंस थे, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको समझ आया हो।
और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, वैसे मैंने सारे आंसर्स ऑफिशियल आंसर किए थे और कुछ मैंने ढूंढे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें भी डाउट हो जाता है, तो इस तरीके से मैंने ये पूरी आंसर की आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ से इसको PDF को ले लो, ठीक है। और बाकी इसकी प्रिपरेशन करते रहो, और जल्दी मैं जो फुल फॉर्म्स है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द ही। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है, क्योंकि कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एंड गुड नाइट।